आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे अपचयोपचय अभिक्रियाएं। इनको इंग्लिश में रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 11th पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है, ये पार्ट 2 है। तो देखिए, 2 रिएक्शन है जिनको मिलाकर के रेडॉक्स कहा गया है। एक रिडक्शन है, एक ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन का मतलब अपचयन और ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण। तो अब इनको एक साथ लिखा क्यों गया है? तो एक साथ इसलिए लिखा गया है क्योंकि ज़्यादातर अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है। इसलिए रिडॉक्स के रूप में दोनों रिएक्शन की हम लोग स्टडी एक साथ करते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि जहाँ ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन है वहाँ सदैव अपचयन होता है। ध्यान दीजिए, जहाँ ऑक्सीकरण है वहाँ सदैव अपचयन होता है। रसायन विज्ञान अपचयोपचन प्रक्रमों के अध्ययन का विज्ञान है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा किसी एक चीज का, तो उसी रिएक्शन में किसी दूसरी चीज का सदैव अपचयन होता है। तो इसको ध्यान देना है कि किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसी दूसरी चीज का रिडक्शन यानी अपचयन जरूर होगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसी की स्टडी हम पूरे रसायन विज्ञान में करते हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि रसायन विज्ञान अपचयोपचन प्रक्रमों के अध्ययन का विज्ञान है, यानी रिडॉक्स रिएक्शन की स्टडी हम लोग केमिस्ट्री में करते हैं। अब देखिए, आगे कह रहा है कि विभिन्न पदार्थों का तथा दूसरे पदार्थों में उनके परिवर्तन का अध्ययन रसायन शास्त्र कहलाता है। तो देखिए, रसायन की एक परिभाषा हमारे सामने और निकल करके आ गई कि विभिन्न पदार्थों का दूसरे पदार्थों में परिवर्तन का अध्ययन रसायन शास्त्र कहलाता है। तो एक मैटर किसी दूसरे मैटर में चेंज होता है, इस स्टडी को ही हम केमिस्ट्री कहते हैं। ये परिवर्तन विभिन्न अभिक्रियाओं द्वारा होते हैं, यानी बहुत सारी रिएक्शन होती हैं। अपचयोपचन अभिक्रियाएं इनका एक महत्वपूर्ण समूह है। तो जो भी रिएक्शन होती हैं उनके ग्रुप को मिला करके हम अपचयोपचन अभिक्रियाएं यानी रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अनेक भौतिक तथा जैविक परिघटनाएं अपचयोपचन अभिक्रियाओं से संबंधित हैं। तो बहुत सारी फिजिकल एवं बहुत सारी जैविक यानी बायोलॉजिकल परिघटनाएं यानी एविडेंस अपचयोपचन अभिक्रियाओं से संबंधित है। तो ये सब परिघटनाएं जो है रिडॉक्स रिएक्शन से संबंधित हैं। कह रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर फ्रॉम वन काइंड into another occurs through the various type of reaction. One important category of such reaction is redox reaction. A number of phenomena, both physical as well as biological, are concerned with redox reaction. यानी भौतिक एवं जैविक सारी रिएक्शन में ये रिडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलता है। These reaction fix exist find extensive use in pharmaceuticals, biological, industrial, metallurgical and agricultural areas. तो इन रिडॉक्स रिएक्शन की जो उपयोगिता है वो हमें फार्मास्यूटिकल यानी दवाई बनाने में, बायोलॉजिकल यानी जैविक, इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक क्षेत्र में, मेटलर्जिकल यानी जमीन से जो हम लोग ओर निकालते हैं, तो इनको
साफ करके हम लोग जो जैसे धातु बनाते हैं तो उस तरह यूज करेंगे। एग्रीकल्चरल यानी हमारे खेती बाड़ी में इनका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। तो वही कह रहा है कि इनका उपयोग औषधि विज्ञान यानी फार्मास्यूटिकल, जैव विज्ञान यानी बायोलॉजिकल, औद्योगिक विज्ञान यानी इंडस्ट्रियल, धातु निर्माण क्षेत्र यानी मेटलर्जिकल तथा कृषि विज्ञान यानी एग्रीकल्चरल क्षेत्र में होता है। इनका महत्व इस बात से स्पष्ट है कि इनका उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में अपचयोपचन अपक्रियाओं में जैसे घरेलू, यातायात तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में अनेक प्रकार के ईंधन के ज्वलन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विद्युत रासायनिक प्रक्रमों आदि में अति क्रियाशील धातुओं तथा अधातुओं के निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन, धातु क्षरण यानी इरोजन, रासायनिक यौगिकों जैसे क्लोरीन तथा कास्टिक सोडा के निर्माण में तथा शुष्क एवं गीली बैटरियों के संचालन में होता है। तो ड्राई एंड वेट जो बैटरी होती हैं उनके चालन में भी इनका रिडॉक्स रिएक्शन का उपयोग होता है। कैसे होता है आगे एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। आजकल हाइड्रोजन मितव्ययिता द्रव हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में तथा ओजोन छिद्र जैसे वातावरणीय विषयों में भी अपचयोपचन अपचय अभिक्रियाएं दिखती हैं। तो हाइड्रोजन की मितव्ययिता यानी द्रव हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में तथा ओजोन छिद्र यानी ओजोन होल जिसको कहते हैं जैसे वातावरणीय विषय में भी अपचयोपचय अभिक्रियाएं दिखती हैं। हाइड्रोजन इकोनॉमी, यूज ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन एज ए फ्लूइड एंड डेवलपमेंट ऑफ ओजोन होल हैव स्टार्टेड फिगरिंग अंडर रिडॉक्स फिनोमिनन। तो ये प्रक्रियाओं में भी रिडॉक्स अभिक्रियाएं यानी कहने का मतलब ये है कि अपचयोपचय अभिक्रियाएं देखने को मिलती है। अब अपचयोपचय अभिक्रियाएं यानी रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है? तो मूल रूप से ऑक्सीकरण शब्द का प्रयोग तत्वों तथा यौगिकों के ऑक्सीजन से संयोग के लिए होता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किसी अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो उसे हम ऑक्सीकरण बोलेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट। वायुमंडल में लगभग 20% डाई ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण बहुत से तत्व इसके संयोग कर लेते हैं। तो हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 20% हमारी डाई ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलके O2 बनाते हैं। तो O2 20% हमारे वातावरण में पाई जाती है और 20% O2 की उपस्थित होने की वजह से ज़्यादातर जितने भी तत्व हैं वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं या संयोग करते हैं। यही कारण है कि पृथ्वी पर तत्व सामान्य रूप से ऑक्साइड रूप में ही पाए जाते हैं। तो अर्थ में हमारे जितने भी तत्व हैं सामान्य रूप से ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे ये देखिए O2 से क्रिया करके मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया, सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। ऑक्सीकरण की इस सीमित परिभाषा के अंतर्गत निम्नलिखित अभिक्रियाओं को दर्शाया जा सकता है। तो सीधी बात हमें समझ में आई कि अपचयोपचय अभिक्रियाओं में एक ऑक्सीकरण है और दूसरा अपचयन या रिडक्शन है। तो ऑक्सीकरण का सीधा मोटी भाषा में अर्थ है कि ऑक्सीजन का जुड़ जाना या डाई ऑक्सीजन का संयोग नॉर्मली। तो यहाँ पर देखिए 2 रिएक्शन लिखे गए, इनमें ऑक्सीजन जुड़ रही है। हम देखें आगे कह रहा है कि अभिक्रिया 7.1 तथा 7.2 में मैग्नीशियम और सल्फर तत्वों का ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सीकरण हो जाता है, जो अभी हमने ऊपर देखा। समान रूप से ऑक्सीजन से संयोग के कारण मीथेन का ऑक्सीकरण हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मीथेन गैस है, इससे ऑक्सीजन जुड़ रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए CH4 का CO2 में ऑक्सीकरण हो जाता है।
तो मोटी भाषा में जो परिभाषा लिखी गई है कि ऑक्सीजन से जुड़ना, तो ऑक्सीजन से जुड़ा तो मीथेन का ऑक्सीकरण हो गया। यदि ध्यान से देखें तो उस अभिक्रिया 7.3 में मीथेन में हाइड्रोजन के स्थान पर ऑक्सीजन आ गया है। तो यहाँ पर देखें हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन आ गया है। इससे रसायन शास्त्रियों को प्रेरणा मिली कि हाइड्रोजन के निष्कासन को ऑक्सीकरण कहा जाए। तो ध्यान दीजिए, अब एक बात और सामने आ गई कि अभी तक हमारी परिभाषा में ये था कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, लेकिन अब एक बात और आ गई। तो अब परिभाषा में हम थोड़ा सा सुधार करें कि ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण है। इस प्रकार ऑक्सीकरण पद को विस्तृत करके पदार्थ से हाइड्रोजन के निष्कासन को भी ऑक्सीकरण कहते हैं। तो एक एक बात को बहुत अच्छे से समझते चलिए। निम्नलिखित अभिक्रिया में भी हाइड्रोजन का निष्कासन ऑक्सीकरण का उदाहरण है। जैसे 2H2 गैस है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है तो सल्फर के 2 परमाणु बन रहे हैं और 2 हाइड्रोजन के अणु बन रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सल्फर से हाइड्रोजन हट जा रही है, तो ये भी हमारा ऑक्सीकरण का उदाहरण है। तो दोनों बातें सही हो गई कि देखिए एक तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो रही है और दूसरा यहाँ पर हाइड्रोजन निकल जा रही है। तो हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना, अब दोनों ही को हम ऑक्सीकरण कहेंगे। अब देखिए आगे आ जाता है, कह रहा रसायन शास्त्रियों के ज्ञान में जैसे जैसे वृद्धि हुई वैसे वैसे इन अभिक्रियाओं जिनमें 7.1 से 7.4 की भांति ऑक्सीजन के अलावा अन्य ऋण विद्युतीय तत्वों का समावेश होता है को वे ऑक्सीकरण कहने लगे। तो ऋण विद्युतीय तत्व यानी निगेटिव चार्ज वाले एलिमेंट इसमें ऐड होने लगे तो ये उसी को ऑक्सीकरण कहने लगे। तो यहां पर देखिए which do not involve oxygen but other electronegative elements। तो दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी विद्युत ऋणात्मक तत्व इससे अगर समावेश हो गया तो वे ऑक्सीकरण कहने लगे। मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण फ्लोरीन, क्लोरीन तथा सल्फर द्वारा निम्नलिखित अभिक्रियाओं में दर्शाया गया है। तो अब यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम की फ्लोरीन से रिएक्शन हो गई तो MgF2 सॉलिड बन गया। यहाँ पर मैग्नीशियम सॉलिड था, फ्लोरीन गैस थी, रिएक्शन हुई तो MgF2 सॉलिड बन गया। मैग्नीशियम सॉलिड है, क्लोरीन गैस है, रिएक्शन हुई तो MgCl2 सॉलिड बन गया। मैग्नीशियम सॉलिड है, सल्फर सॉलिड है, इनकी रिएक्शन हुई तो मैग्नीशियम मतलब MgS सल्फर MgS सॉलिड बन गया। तो 7.5 से लेकर के 7.7 तक की अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं समूह में शामिल करने पर रसायन शास्त्रियों को प्रेरित किया कि वे हाइड्रोजन जैसे अन्य धन विद्युतीय तत्वों के निष्कासन को भी ऑक्सीकरण कहने लगे। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि एक परिभाषा हमारी और निकल करके आई कि पहली तो ये थी कि ऑक्सीजन का से अभिक्रिया या ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण था। फिर बताया गया कि इतना ही पर्याप्त नहीं है, हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण है। अब कहा कि अब इतना ही पर्याप्त नहीं है, किसी विद्युत ऋणी तत्व यानी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का जुड़ जाना भी ऑक्सीकरण है, या विद्युत धनी तत्व का निकल जाना भी ऑक्सीकरण है। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि 7.5 से 7.7 तक की अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण अभिक्रिया समूह में शामिल करने पर रसायन शास्त्रियों को प्रेरित किया कि वे हाइड्रोजन जैसे अन्य धन विद्युतीय तत्वों के निष्कासन को भी ऑक्सीकरण कहने लगे। तो जैसे हाइड्रोजन H+ होता है
तो इसी तरह कोई अन्य पॉजिटिव तत्व जिसमें पॉजिटिव चार्ज है यानी विद्युत धनी हो यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, तो उसका निकल जाना भी ऑक्सीकरण कहा जाएगा। ये बात सामने निकल करके आ गई। तो निगेटिव चार्ज देखिए यहाँ पर निगेटिव इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले जुड़ रहे हैं या विद्युत धनी यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाले निकल रहे हैं, तो इसको हम ऑक्सीकरण कहेंगे। हालांकि यहाँ पर विद्युत ऋणी वाले निकलने की जुड़ने की बात यहाँ पर है कि ऑक्सीकरण करने लगे। मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण फ्लोरीन, क्लोरीन तथा सल्फर द्वारा निम्नलिखित अभिक्रियाओं में दर्शाया गया। तो दो बातें आ गई कि विद्युत ऋण विद्युतीय तत्व यानी निगेटिव चार्ज वाले जुड़ जाएं या धनात्मक चार्ज वाले निकल जाएं, निष्कासन। ऋण विद्युतीय तत्वों का समावेश या धन विद्युतीय तत्वों का निष्कासन, ये ऑक्सीकरण कहा जाएगा। तो इस प्रकार अभिक्रिया यहाँ पर नीचे एक अभिक्रिया देखिए दी गई है, तो इसको हम ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। तो 2K4FeCN6 एक्वस यानी जलीय विलयन है प्लस H2O2 एक्वस जलीय विलयन है, इससे 2K3FeCN6 एक्वस बन गया प्लस 2KOH एक्वस बन गया। तो को धन विद्युतीय तत्व K के निष्कासन के कारण पोटेशियम फेरोसाइनाइड का ऑक्सीकरण कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए K4 है, यहाँ पर K3 है, इसका मतलब एक K प्लस कम हो गया यानी निकल गया, इसलिए हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड यानी K4FeCN6 को का ऑक्सीकरण कह सकते हैं। सारांश में ऑक्सीकरण पद की परिभाषा इस प्रकार है। तब देखिए पूरा पढ़ने के बाद ये निकल के बात आती है कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय तत्व का समावेश या हाइड्रोजन अथवा धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन ऑक्सीकरण होता है। तो सारी परिभाषाएं डिलीट कर दीजिए, मतलब अभी तक जितना हम लोगों ने अंडरलाइन किया उसको हटा करके बस इतना जो है आप लोग याद कर लीजिए कि किसी पदार्थ, इसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए कि इतना हमें पढ़ना। देखिए पहले किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन अपचयन माना जाता था, लेकिन आजकल अपचयन पद को विस्तृत करके पदार्थ से ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व के निष्कासन को कहते हैं कुल मिलाकर। तो इसको ध्यान दीजिए कि सिर्फ ऑक्सीजन का निष्कासन पहले माना जाता था कि अपचयन माना जाता था, ऑक्सीकरण नहीं। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण था और निकलना अपचयन, लेकिन अब ऑक्सीजन का निकलना या ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना थोड़ा सा मॉडिफाइड हुआ है, या हाइड्रोजन अथवा धन विद्युतीय तत्व के समावेश को अपचयन कहते हैं। तो वही बात जो मोटी अक्षर में लिखी है उसी को फिर से रिपीट किया। अब देखिए आगे कह रहा उपरोक्त परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित अभिक्रिया अपचयन प्रक्रम का उदाहरण है। तो यहाँ पर ये रिडक्शन अभिक्रिया है, अपचयन है। 2HgO सॉलिड, यहाँ पर डेल्टा का मतलब हीट किया गया, गर्म किया गया, तो 2Hg लिक्विड यानी तरल पदार्थ के रूप में मिलेगा और ऑक्सीजन गैस के रूप में मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन जो जुड़ी थी वो निकल रही है, हट जा रही है, इसलिए रिडक्शन या अपचयन प्रक्रम का उदाहरण है। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि 2FeCl3 एक्वस प्लस H2 गैस से 2FeCl2 एक्वस प्लस 2HCl एक्वस बन जाता है। तो इस अभिक्रिया में देखिए क्या है, ये हाइड्रोजन है हमारी, तो यहाँ पर देखिए Cl3 है, यहाँ पर Cl2 है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व कम हो रहा है। तो विद्युत ऋणी तत्व क्लोरीन का फेरिक ऑक्साइड से फेरिक क्लोराइड से निष्कासन, तो इसलिए यहाँ पर हमारा अपचयन या रिडक्शन है। ऑक्सीजन का निकल जाना या ऋण विद्युतीय तत्व का निकल जाना रिडक्शन है या अपचयन है। तो यहाँ पर Cl3 3 है, यहाँ पर 2 है,
इसका मतलब एक क्लोरीन निकल गया है, क्लोराइड आयन कह सकते हैं, या क्लोरीन एक निकल गया, तो इसलिए इसको हम रिडक्शन या अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। अब देखें नीचे क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए एथिलीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन जुड़ रही है तो CH3 बन जा रहा है, तो हाइड्रोजन का योग हो रहा है, जुड़ रहा है। तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता था, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन। तो ये हमारी अपचयन अभिक्रिया है। तो अभी पूरी अपचयन चल रही है। यहाँ पर देखिए अपचयन मतलब रिडक्शन। यहाँ पर देखिए 2HgCl2 एक्वस प्लस SnCl2 एक्वस से Hg2Cl2 बन रहा है प्लस SnCl4 एक्वस बन रहा है। तो मर्क्यूरिक क्लोराइड से योग। तो यहाँ पर देखिए HgCl2 है, इससे Hg2Cl2 है, तो इसमें योग हो रहा है निगेटिव वाले का, तो इसलिए ये भी रिडक्शन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। देखिए यहाँ पर इक और अस को ध्यान दीजिए, जैसे ये Hg प्लस है तो ये अस है हमारा, और Hg+2 होगा तो इक होगा, कम वाला अस होगा, ज्यादा वाला इक होगा। तो यहाँ पर देखें HgCl2 है तो मर्क्यूरी क्लोराइड है, यहाँ पर Hg2Cl2 है, इसका नाम मर्क्यूरस क्लोराइड है। तो क्योंकि अभिक्रिया 7.11 में स्टैनस क्लोराइड में विद्युत ऋणी तत्व क्लोरीन का योग हो रहा है, इसलिए साथ साथ स्टैनिस क्लोराइड के रूप में इसका ऑक्सीकरण भी हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर मर्क्यूरी क्लोराइड से मर्क्यूरस क्लोराइड बन रहा है, तो यहाँ पर अपचयन हो रहा है, और यहाँ पर SnCl2 से SnCl4 बन रहा है, मतलब संख्या बढ़ रही है निगेटिव चार्ज वाले की। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण भी हो रहा है, तो इसको ध्यान देना। करा उपरोक्त सभी अभिक्रियाओं को ध्यान से देखने पर शीघ्र ही इस बात का आभास हो जाता है कि ऑक्सीकरण तथा अपचयन हमेशा साथ साथ घटित होते हैं, इसलिए इनके लिए अपचयोपचय शब्द दिया गया है। तो चूंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं में साथ साथ होते हैं, तो इसलिए इसको अपचयोपचय या रिडक्स यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन मिला करके शब्द दिया गया है। अब आगे देखिए क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है नीचे दी गई अभिक्रियाओं में पहचानिए कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो H2S गैस से Cl2 गैस की रिएक्शन हो रही है, तो 2HCl गैस और सल्फर सॉलिड बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए H2S है, तो H2S में सल्फर है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन या ऋण विद्युतीय तत्व या हाइड्रोजन निकल रहा है और Cl इसके साथ जुड़ रहा है H के साथ। देखिए H2S का ऑक्सीकरण हो रहा है, कैसे? क्योंकि हाइड्रोजन से ऋण विद्युतीय तत्व क्लोरीन का संयोग हो रहा है। तो हाइड्रोजन से ऋण विद्युतीय तत्व क्लोरीन जुड़ जा रहा है, तो इसका मतलब ये सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऋण विद्युतीय तत्व इससे जुड़ जा रहा है। आगे देखिए बता रहा है कि या धन विद्युतीय तत्व हाइड्रोजन H+ के रूप में होता है, तो धन विद्युतीय तत्व हाइड्रोजन का सल्फर से निष्कासन हो रहा है। तो हाइड्रोजन का सल्फर से निष्कासन हो रहा है, मतलब ये हाइड्रोजन अलग हो जा रही है सल्फर से। हाइड्रोजन के संयोग के कारण क्लोरीन का अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर चूंकि हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, तो इसलिए क्लोरीन का अपचयन हो रहा है। क्लोरीन देखिए यहाँ पर 0 है ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर -1 हो गया, तो इसका मतलब घट रहा है, तो अपचयन हो रहा है।
तो हाइड्रोजन के संयोग को अपचयन कहते हैं और ऑक्सीजन के संयोग को ऑक्सीकरण कहते हैं। तो चूंकि हाइड्रोजन का संयोग क्लोरीन से हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर क्लोरीन का अपचयन हो रहा है। और यहाँ पर सल्फर से हाइड्रोजन निकल रहा है तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण होता है, तो इसलिए सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है। अब दूसरी अभिक्रिया, ऑक्सीजन के संयोग के कारण एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम से ऑक्सीजन जुड़ रही है तो एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीजन के निष्कासन के कारण फेरिक ऑक्साइड यानी Fe3O4 का अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए Fe3O4 है, यहाँ पर Fe यानी ऑक्सीजन निकल गया तो ऑक्सीजन का निकलना अपचयन होता है, यानी Fe3O4 का अपचयन यानी रिडक्शन हो रहा है। अब तीसरा देखते हैं, तो तीसरे में देखिए क्या है, 2Na+H2 हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीजन का निकलना ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। तो यहाँ पर देखिए विद्युत ऋणता की अवधारणा के सावधानी पूर्वक अनुप्रयोग से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सोडियम ऑक्सीकृत तथा हाइड्रोजन अपचयित हो रहा है। सोडियम ऑक्सीकृत एवं हाइड्रोजन अपचयित हो रहा है। तो यहाँ पर देखें तो सोडियम का भी यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, जब जुड़ गया तो प्लस हो गया यानी बढ़ रहा है, तो सोडियम ऑक्सीकृत हो रहा है। और हाइड्रोजन का यहाँ 0 है, यहाँ पर निगेटिव हो रहा है क्योंकि ये ज़्यादा धनात्मक है H की तुलना में, तो अब ये H निगेटिव की तरह काम करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, H हमारा विद्युत धनात्मक है लेकिन Na हमारा क्षारीय धातु है। तो अब मेटल होने की वजह से मेटल ज्यादा विद्युत धनात्मक है तो अब H विद्युत ऋणात्मक की तरह काम करेगा। तो यहाँ 0 है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ नेगेटिव होगी। तो कुल मिला करके हाइड्रोजन का अपचयन हो रहा है और सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो अभिक्रिया थर्ड का चयन यहाँ इसलिए किया गया है ताकि हम अपचयोपचय अभिक्रियाओं को अलग अलग तरह से परिभाषित कर सकें। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में विस्तार से समझा। अब आगे आ जाता है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रियाओं के रूप में अपचयोपचय अभिक्रियाएं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के आधार पर अब हम इनको कैसे पढ़ेंगे, तो ये चीज़ की जानकारी हम लोग करेंगे। तो रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस, तो ये आ जाता है पॉइंट। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।